हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच शेयर करता हूँ जो आप किसी के बताने से या समझाने से किसी को समझ में नहीं आता। ये खुद जब लगता है ना अपने ऊपर, वो तभी समझ में आता है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो क्या लगता है आपको दोस्त? गुस्सा, क्रोध, मारना, डांटना, लड़ाई और मतभेद, ये चीज़ें गलत है दोस्त, राइट? हम 99% लोग यही सोचते हैं कि ये चीज़ें गलत है। अब आप सोचोगे कि ये उल्टी बात क्यों कर रहा है, क्योंकि साधारणतः ये चीज़ें किसी को पसंद नहीं है और इससे हम सब दूर जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी साला ये जिंदगी में आता है, कुछ करता है, हेडेक करता है, टेंशन देता है। Are you guys stupid? I'm the boss and you all must do what I say. गाँव जाने ना करे, गाँव जाने क्या समझे? जाने सर, कुत्ते साले। पापा I'm sorry, नहीं I'm sorry, I'm sorry, क्या मतलब, क्या समझ रखा तूने? I'm sorry पापा, पापा I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry पापा। लेकिन याद रखो कि ये एक इमोशंस है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर एक इमोशंस होता है हैप्पीनेस का, हर बार हमारा दिमाग लेता है, खुशी लेता है। वैसे ये इमोशन है बॉडी के अंदर, जो ये इस गुस्सा और एंग्री वर्ड सब। और मैंने कोशिश करी है इसको थोड़ा सा समझने की, थोड़ा डीपली। मैं इसके कम से कम 4 पार्ट बनाऊंगा। अब ये पहला पार्ट है कि ये गुस्सा और प्यार, मतलब क्रोध और ये सब चीज़ें, और हैप्पीनेस और प्यार, ये कैसे हमारी लाइफ को प्रभावित करती है। तो प्लीज़ देखना, अब कोशिश करना समझने की कि क्या ये सही है या गलत है। और ये वीडियो देख के आप अपने आप में गेस करना या मेरे को गाइड करना या मेरे को बताना है कि आप इसको और कितना अच्छी तरह समझ सकें दोनों चीज़ों को। फुटूरे नटूरे फुटूरे। दोस्तों, क्या आपको याद है वो कौन से टीचर थे जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे बचपन से लेकर, मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर टिल 12th क्लास तक? याद है? याद नहीं रहेगा ज़्यादा। और अगर मैं यही बात पूछूं, आपको याद है कि आप किस टीचर से नफरत करते थे या कौन ज़्यादा आपको मारता था? याद है? एग्जैक्ट दिमाग में आ जाएगा। अबे हाँ, वो था, अबे वो था, अबे वो था, अबे वो था। मैंने समझा इस बात को, मैंने उससे बस सोचा है, वैसे दिमाग में लगाया, यार कौन था वो? हाँ, आया 3rd क्लास के अंदर तेजपाल था, वो हरामी नंबर 1 टीचर बंदा। 6th क्लास के अंदर था गर्ग, संस्कृत का टीचर था। भाई साहब इतना लंबा डंडा लेता था, इतना मोटा, बस घूमता रहता था, बंदे बस देख के डर जाते थे। और कौन था? और 11th क्लास के अंदर था आर के त्यागी। ओ हो, इतना लंबा था, इतना लंबा डंडा, और मेरा हाथ इतना मोटा है, इतना मोटा डंडा हुआ करता था भाई साहब। और एक और था कंकाल, वो था 6th क्लास के अंदर। ओह हो, लेबोरेटरी होती थी साइंस की, हम जाते थे, जैसे हमें लगता था मैं साइंटिस्ट रूम के अंदर आ गए। सुनसान रहता था, एकदम शांत रहता था, और जाके बस सारे चुप रहते थे। एक बच्चा पढ़ता था और सारे के सारे बस और मास्टर आराम करता रहता था। सारे याद है मुझे, जो मुझे लगता था कि बैड टीचर थे, वो मेमोरी के अंदर सेव रहे सारे के सारे। अभी भी सोचता हूँ तो अभी भी उनका चेहरा आंखों के सामने ऐसे आता है। हाँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ ये थे। मुझे 12 या 13 साल हो गए हैं 12th फिनिश करे हुए, और अभी भी मुझे वो लोग याद हैं। लेकिन अब मैं मेमोरी में लेता हूँ प्यार करने वाले टीचर। सीरियसली बता रहा हूँ, 1 या 2 टीचर मुझे याद है जो प्यार करते थे, नाम याद नहीं, सीरियसली। चलो इसको हम लोकल में समझते हैं दोस्तों। अब क्या है, जो हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग, अब इसके अंदर क्या है, ये इमोशनों के ना इसमें बॉक्स बने हुए हैं। जैसे एक बॉक्स हो गया इमोशंस का, जिसमें एंगर और क्रोध हो जाता है।
एक स्कोल्डिंग का हो जाता है, और एक में हमारा लव आ जाता है, और एक में हमारे अदर इमोशंस आते हैं, सीखने की कला हो गई, ज़िंदगी जीने के। ये अलग अलग बॉक्सेस हैं। और जो हमारा जो ये प्यार वाला बॉक्स है ना, जिसमें इमोशंस प्यार के आते हैं, जो बॉक्स है वो भरता जाता है, क्योंकि ऐसा है ना कि अब बचपन से ना हमको प्यार ही प्यार मिलता है। बचपन से प्यार मिला, फिर प्यार मिला, और फिर आगे भी थोड़ा सा प्यार मिला, फिर फर्स्ट सेकंड 12th क्लास में फिर प्यार मिला। वो क्या है, उसकी मेमोरी हो गई फुल। अब ब्रेन के अंदर जो बॉक्स था प्यार का, अब वो हो गया फुल। तो क्या करता है, अब ब्रेन एडिक्ट तो हो गया प्यार का। अब क्या करेगा वो पीछे की मेमोरी को डिलीट करता रहता है। जो पीछे जो आपको प्यार मिला उसको डिलीट करता है, ताकि आगे अगला प्यार आता रहे, मतलब मेमोरी के अंदर फिट होता रहे। वो बॉक्स मतलब कि ओवरफ्लो नहीं होना चाहिए। वो करता रहता, डिलीट करता रहता है, फिर लेता रहता है, फिर डिलीट करता रहता है, लेता रहता है। और करे बात डांटने और मारने और स्कोल्डिंग और इन चीज़ों की, गुस्से की और ये सब चीज़ें, तो क्या वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत कम रहता है। नॉर्मली ना के बराबर, मतलब बहुत कम ही रहता है बचपन से। तो जब कम रहता है तो जो उसका बॉक्स है उसके अंदर मेमोरी फुल है, थोड़ी सी है, वो कोने में कहीं पड़ा रहता है। तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है। और टाइम के साथ साथ जो दोनों इमोशंस हैं ना, वो कम 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 होते रहते हैं। वो कहावत सुनिए ना, समय बड़ा बलवान है, वो एकदम सच है। Then the bus drives away, and that's when you can let the real emotion out. I was 10 times worse than this. I was a blubbery mess the very first time. चलो अब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, थोड़ा डीप चलते हैं। और जिस बच्चे को बचपन से प्यार ही प्यार मिला है, लाड प्यार से पाला है, माँ बाप बोलते हैं हमने अपने बच्चे को मिट्टी नहीं लगने दी, जिस चीज़ पे हाथ रखा वो चीज़ दिलाई हमने। डांटना तो छोड़, कभी हाथ ना लगाया और ना कभी लगाने दिया किसी को। और जिस चीज़ पे हाथ रखा उसे वो दिलाया है, जो उसे पसंद है उसे वो खिलाया है। इतना प्यार करते हैं हम अपने लाडले से। जो बोला वो सब कुछ करा बच्चे के लिए, क्योंकि वो पेरेंट्स बहुत प्यार करते थे। और जिन्होंने कभी दुख भी नहीं देखा, बहुत कम देखा अपनी लाइफ में।นี่หนูนอนอยู่ใช่ไหมตื่นสิลูกตื่นสิ हमारी तरह नहीं, थापी टूट जाती थी मम्मी की मारते मारते। नलके का पाइप मेरा फेवरेट था, और जब कभी लेट होता तो मुझे मालूम था, मैं पहले डिसाइड कर लेता था कि आज मार किससे खानी है, पाइप से या झाड़ू से। तो पहले दरवाजा खटखटाने से पहले ही बोल देता था, मम्मी आज पाइप से मत मारियो, आज झाड़ू से मार दियो प्लीज। और मेरे जैसे लोग ये ज़्यादा समझ पा रहे होंगे इस वीडियो को जो मैं कह रहा हूँ। और हाँ, अब अभी सोचते हैं कि ये थोड़ा सा फनी टाइम था, लेकिन अब जाके रियलाइज़ होता है उन चीज़ों का कि वो सब हमारे लिए तो करते थे। अब हम जो गलत करते थे तो हमें पेलते थे, डांटते थे या पेलते थे। और पास्ट में जो मार डांट हमें मिलती है तो वो ऑलमोस्ट दिमाग में रहती है, मतलब कि हमारे मेमोरी के बॉक्स के अंदर वो रहती है उस टाइम। तो समय बीतता है, हम बाहर निकलते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं, तो फिर ऐसा होता है फिर बॉस के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, तो काम में ये चीज़ें होती है, स्कोल्डिंग या डांटना वाटना चलता रहता है। तो यार हमारा दिमाग को अपने आप से बोलता है, अबे
अबे घर से तो बेहतर है, यहाँ कम से कम पैसा तो मिल रहा है हैं? कह रहा घर के अंदर तो कुछ भी नहीं मिलता और गाली और पड़ती है, रोटी और नहीं मिलती तो है। मेरा पॉइंट ये है कि माँ बाप ना हमें मार के या कुछ भी डांट के शांट के इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हम जैसे ही बाहर निकलते हैं ना हम सोशली एडजस्ट जल्दी हो जाते हैं। समय के साथ साथ बाद में केयर करना शुरू कर देते हैं, बुढ़ापे में उनका सहारा बनते हैं या एक्सेट्रा। और या वो टीचर वो स्टिल मेमोरी के अंदर है, वो अब याद करते हैं तो हाँ यार वो टीचर ठीक तो था, मारता था लेकिन वो हमारे लिए तो करता था। और मैंने खुद रियलाइज़ करा है, मुझे पता लगा, मेरी फ्रेंड ने बताया कि मेरी 11th क्लास का टीचर आर के त्यागी की डेथ हो। आई गेट कम्प्लीटली इमोशनल बिकॉज आई नो दैट अगर वो नहीं होता तो मैं 11th में पास नहीं होता। वो 11th के अंदर कोई लड़का पास नहीं होता कि वो पॉलिटिकल साइंस का हमारा सब्जेक्ट था। उसने हमें खाली पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया था और हम पॉलिटिकल साइंस में पास हुए थे और बाकी किसी में पास नहीं हुए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में। और चलो ऑपोजिट समझते हैं या थोड़ा सा अलग समझते हैं। जो लोगों को इतना प्यार मिलता है कि उनका मेमोरी बॉक्स ही फुल हो जाता है। अब मेमोरी फुल गया है, अब वो और प्यार चाहता है। अब एंग्री और स्कोल्डिंग और डांटना वाटना उनको मिला नहीं है, तो मेमोरी के अंदर भी कहीं पर नहीं है वो। तो क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और प्यार आता रहता है, वो प्यार ही लेते रहते। फिर उनको अगला प्यार मिलता है, फिर दूसरा प्यार मिलता है, तो क्या होता है वो उस प्यार को भूल जाते हैं, वो मेमोरी से डिलीट हो जाता है जो उनको प्यार इतना सारा मिलता है। तो माँ बाप के कोई ज़्यादा इमोशन नहीं रहते हैं, उनका दिमाग अगले प्यार को चाहने की होड़ में लगा रहता है। तो सिर्फ पिछला प्यार याद नहीं रहता क्योंकि दिमाग के अंदर वो चीज़ें रियलाइज ही नहीं है, दिमाग में है ही नहीं वो चीज़ें, मारना डांटना या हमारे पेरेंट्स ये करते थे, हमारे पेरेंट्स हमें ऐसे सिखाया वैसे सिखाया। नो, हम प्यार ही कर रहा है। तो क्या आने वाले लोग भी उसे प्यार कर रहे हैं, तो दिमाग उसका एडिक्ट हो चुका है, अब वो प्यार ही मांग रहा है। वो चाहे पीछे माँ बाप कहीं पर भी हो अपना साइड हो जाएंगे, किसी को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने अपने दिमाग को इस हिसाब से ट्रीट करा हुआ है कि वो प्यार ही चाहे। भाइयों प्लीज़ बुरा मत मानना, ये बात हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं, मतलब सबके ऊपर अप्लाई नहीं है, ज़्यादातर अक्सर ये देखा गया है और ये आपको मैं प्रूफ करूँगा इस वीडियो में। ठीक है भैया, प्लीज़। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है हमारा माँ बाप, पेरेंट्स। अब आया समझ में, अब आया हूँ पॉइंट पे। चलो मेरा पार्ट इतना ही था, मेरे को इतना ही समझाना था। तो थोड़ा सा हमारा दिमाग ऐसे काम करता है, हमारे खुशी और दुख के इमोशंस ऐसे काम करते हैं हमारे। तो अब ये वीडियो देखो, ये वीडियो है 1.5 से 2 मिनट का, मैंने ट्राई करा है बनाने के लिए। शायद आपको थोड़ा सा इसको ज़्यादा और डीपली समझ में आएगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, वो क्या करते हैं फ्यूचर में। सारे नहीं, अब कुछ। प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना प्लीज़। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते। ये वो औरतें हैं जिन्होंने जिंदगी भर अपने बच्चों को प्यार से बड़ा किया, उनकी देखभाल की जिंदगी भर, और आज उनके साथ जो उनके बच्चे हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया है। कितने दुख की बात है दोस्तों कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप के बगैर जी नहीं सकता। माँ, और ख़ास तौर से माँ के बगैर जी नहीं सकता। माँ हर लम्हे उसका ख्याल रखती है और उसी माँ को हम भूल जाते हैं। 78 साल की मिसेस कृष्णा डावर के लिए उनके बच्चे ही उनकी दुनिया थी। बड़े अरमानों से उन्होंने सबकी परवरिश की। पति के गुजर जाने के बाद वे उसी घर के ग्राउंड फ्लोर पर अकेली रह रही थी, जिसमें उनकी यादें और जान दोनों बसती थी। लेकिन उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घर की पहली मंजिल पर रहने वाला बेटा उन पर दबाव डालने लगा। घर जो था वो 42% मेरे नाम था, 29 मेरे एक बेटे के छोटे के, 29 इसके था। वो कहता था उन दोनों से मेरे को साइन करवा दो। उनके अनुसार उन्होंने जब बेटे की इज्जत को नहीं माना तो बेटा बदसलूकी पर उतर आया। उनके बेटे ने उनकी गैर हाजिरी में घर को अंदर से ताला लगा दिया। जब मैं देहरादून गई हुई थी
आई हूँ तो देखा तो बाहर ताला लगा हुआ था और सामान पूरा फेंक दिया था। कई घंटों तक ये बूढ़ी माँ अपने बेटे से घर का दरवाजा खोल देने की गुहार लगाती रही। पूरा देश एक माँ के साथ हुई बदसलूकी का गवाह बना। आस पड़ोस के लोगों और पुलिस की मदद से आखिरकार 9 घंटे सड़क पर बिताने के बाद रात के 3:30 बजे ये माँ अपने ही घर में कदम रख पाई। हस्बैंड चला जाए और पीछे ये कुछ बच्चे करें तो मेरे अंदर बढ़ के कोई नहीं देख सकता क्या हो रहा है। जहाँ एक चिड़िया एक घोंसला बनाती है, अगर उसके घोंसले को तोड़ देता है तो कोई कितना मंडराती है उस जगह पे। ऐसे ही मेरे को अपने घर से प्यार है। पता नहीं कितनी माताएं हैं जिनका ये हाल हो रहा है, एक मेरा नहीं हो रहा है। जिंदगी भर मिल में काम करने वाले गहनीनाथ भोसले और उनकी पत्नी ने बहुत परिश्रम और संघर्ष से अपने बच्चों को पाला पोसा। लकड़े के भारी बक्से हाथ गाड़ी में लादकर मेरे पति सारा बोझा बैल जैसे खींचकर कंपनियों को पहुंचाते थे, लेकिन कभी 5 पैसे भी अपने ऊपर खर्च नहीं किए। हमने पाई पाई बचाकर अपने बच्चों को बड़ा किया और आज बुढ़ापे में हमें कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जवानी में हमने मेहनत कर अपनी हड्डियां गलाई, आज हमारी हालत बहुत खराब है। खाना भी देना बंद कर दिया, चाय बंद कर दी। हम सड़क पे चाय पीते हैं, खाने का डब्बा भी बाहर से ही आता है। हमारे हालात खराब हो गए हैं, आपको क्या बताएं। ऐसा ही हाल श्री अशोक पांचाल और उनकी पत्नी का भी है। बाप की उंगली पकड़कर जिस बेटे ने चलना सीखा, उसी बेटे ने बड़े होकर बाप की लाठी बनने की बजाय बाप को बेसहारा छोड़ दिया। एक दिन बेटे ने हमारे सारे कपड़े बाहर फेंक दिए। बोला तुम इधर नहीं रह सकते। मैंने कहा तुम ये क्या कह रहे हो, तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया। कहने लगा ये तो तुम्हारा फर्ज था, सभी करते हैं। बचपन में खुशी खुशी अपने बच्चों की हर जिद पूरी करने वाली एक और माँ आज इसीलिए वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है क्योंकि बड़े बेटे ने उन्हें घर में रखने से इनकार कर दिया। तो ऐसा बोला कि 2 दिन में तुम्हारी व्यवस्था कर लो। फिर मैं 1 दिन भी नहीं रुकी उधर और बहुत इंसल्ट किया मेरा। इतना हुआ तो भी मैं उसको कितने बार फोन किया, नया साल आता है तब, उसका बर्थडे पे, और वो उठाता नहीं फोन। अभी जो माँ बाप अपना सब कुछ न्योछावर करके अपने बच्चों को दुनिया में जीने के काबिल बनाते हैं, वो कब अपने ही बच्चों की दुनिया में बेगाने हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और इस चोट के जख्म उनके लिए इतने गहरे होते हैं कि उन्हें धोते धोते अक्सर उनकी बूढ़ी आंखें सूख जाती हैं। वृंदावन की इस पुण्य नगरी में रोज हजारों लोग भगवान कृष्ण की श्रद्धा में आते हैं और यहीं की गलियों में हजारों बूढ़ी माएं इसी उम्मीद में रहती हैं कि एक दिन कृष्ण की भक्ति में वो अपना सारा गम भुला देंगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वृंदावन में करीब 15,000 बूढ़ी विधवाएं रहती हैं, जिनमें काफी संख्या उन माओं की है जो अपने बच्चों के द्वारा ठुकरा दी गई हैं और इनका गम छिपाए नहीं छिपता। तरह तरह की मुझे बातें वहाँ सुनने को उनके द्वारा मिली। खर्च भी न मिलने लगा, कुछ भी न मिलने लगा। वो अपना देखने लगे, हम सताए जाने लगे। मैं तो जानती थी कि ये कभी हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर हम भूखे भी बैठे होंगे तो हमें कभी 2 रोटी तक नहीं दे सकते। 10 जो बच्चे हैं ना, एक माँ पाल सकती है, लेकिन 10 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते। अब जमाना ऐसा आ गया, इसीलिए हम चुपचाप करके छोड़ दिया और बस अपनी किस्मत और अपना भाग लेकर बिहारी जी के चरणों में आ गए। अब उनकी शादी करके बस बेटा निकल गए। बड़े दुख में मैं आई। जितना मेरा पास था सब ले लिया और शराब का झूठ में इसी धक्का मारा, मार पीट गाली देता। हाँ, बोला कि नहीं, आज अभी से शाम तक नहीं जाएगी तो मैं जहर खा जाऊंगा। तो बोलिए, माँ अपनी बेटा को मरते देख सकता है?
जिन माँओं ने अपने बच्चों की हर जरूरत पूरी करने की कोशिश की, आज वे अपना गुजारा इस तरह करती हैं। इन छोटे अंधेरे कमरों का किराया भरती हैं और उम्मीद करती हैं कि कोई भला आदमी इन्हें 2 वक्त की रोटी खिला दे। कई वर्षों से ना इन्होंने अपने बच्चों को देखा है और ना ही इनके बच्चों ने इनसे मिलने की कोशिश की। कोई नहीं है दुनिया में, पोती पोते सब पड़ गए, कौन आएगा हमारे पास में? कोई नहीं आएगा। अब पीछे मुड़ के नहीं देखना हमको, माँ मर गई तब नहीं देखना। बहू ने बोला क्यों आते हैं आप, आपका कोई है यहाँ? सब मर गया। और इसी अकेलेपन में लिपटकर ये माएं अनजान कंधों पर अपना अंतिम सफर तय करती हैं। बड़े दुख की बात है दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हैं विनी सिंह जी, जो मैत्री नाम की संस्था से हैं और वृंदावन में विधवाओं की ज़िंदगी को एक इज्जत देने की कोशिश करती हैं। विनी जी, मुझे बताइए कि जो बुजुर्ग महिलाएं वृंदावन में आती हैं, कितनी ऐसी हैं जिनके बच्चे मौजूद हैं और उनकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माँ को छोड़ दिया है या घर से निकाल दिया है? ऐसी कितनी माएँ हैं वहाँ पर? अधिकतर सभी विधवा माताओं की बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, पर कुछ ऐसे ही हालात हो जाते हैं इन लोगों के कि बच्चे या तो वो संपत्ति के पीछे या उनके पैसे के पीछे, या उनको ये होता है कि अगर पैसा नहीं है तो हम इस माँ को क्यों अपने घर पे, हमारे ऊपर बोझ हो जाती है। और कई माताएं हैं 20 साल हो गए उसको वहाँ रहते हुए, उनको दिल में बहुत होता है कि मैं जाऊँ अपने बच्चों को मिलने, मोह तो किसी का भी नहीं जाता है। और इतना कुछ सामान लेके जाती है, पूरा साल जो इन लोगों को दान वगैरह में कहीं से भी मिलता है सब इकट्ठा करके सब लेके घर चले जाती है, अपने ऊपर कुछ नहीं खर्चते हैं। बहुत आशा के साथ जाती है, हमको बहुत बता के गई, माँ मैं घर जा रही हूँ, अभी मेरा बेटा है, मैं उसको अपना नाता नाती को देखने जा रही हूँ। और जब वो 1 महीने के बाद आई, उसको पूछा कि माँ कैसा था, सब ठीक ठाक है घर में? तो जवाब है कि इसके बाद मैं कभी नहीं जाऊँगी। सो बड़ा आश्चर्य हुआ, तो मैंने उसको पूछा कि क्या हो गया माँ? तो इतना खुशी से गई थी, कहती है जब मैं घर गई 1 दिन तो ठीक था, उसके बाद में बहू बेटा दोनों हर रोज़ वही गाली गलौच, भीख मांगना पड़ता है इनके लिए कि मेरे को खाना दे दो। तो कहती है फिर मैं कैसे रहती, अगर ऐसे ही दुत्कार खानी है तो घर पे रह के अपने बच्चे से नहीं खाई जाती। ये वो औरतें हैं जिन्होंने ज़िंदगी भर अपने बच्चों को प्यार से बड़ा किया, उनकी देखभाल की ज़िंदगी भर, और आज उनके साथ जो उनके बच्चे हैं उन्होंने उनको छोड़ दिया है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मंगेश जी मौजूद हैं। मंगेश जी गोराई में एक वृद्ध आश्रम में काम करते हैं। बुज़ुर्गों के साथ आप बहुत वक्त बिताते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो घर में नहीं रखे जाते, उनके बहुत सारे 2-2, 3-3 सुपुत्र हैं, उनके बच्चे हैं। हाँ। और कोई भी उनको घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता है, बल्कि उनके थोड़ा सा शुल्क लेते हैं हम लोग उनसे, 2200 रुपया, 2000 रुपये, जो उनके मासिक खर्चे के लिए होते हैं वृद्धाश्रम में। उनमें भी उन लोगों के झगड़े होते हैं कि 2200 रुपये हम लोगों को 3 पार्ट कैसे किए जाए और उसको डिवाइड कैसे किया जाए। 50 रुपीज़ का डिफरेंट भी कोई भोगने के लिए तैयार नहीं, तो पिताजी और माता के लिए देखने की तो बात ही नहीं है उसमें। तो 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चे कहते हैं कि मैं नहीं दूंगा, तू नहीं देगा, नहीं, और उसमें भी झगड़ा होता है उनके बीच। उसमें भी झगड़ा होता है। एक ज़माना ऐसा था कि बच्चा खाना नहीं खाता था तो मार होती थी, मगर अब ज़माना ऐसा आ गया है कि बच्चा खाना नहीं देता इसलिए मार होती है। जैसे हमारे पास एक माता जी है, वो उनका लड़का जो है ना, वो अमेरिका के नासा में कोई रिसर्च का काम करता है, और वो माता जी गए 3 सालों से हमारे पास रहती है। उसकी बैग जो है अपने बेड पे होती है और इंतज़ार कर रही बैठी है कि कभी तो आएगा और मुझे ले जाएगा। और उस इंतज़ार के
लिए वो उसकी बैग रेडी होती है कि किसी वक्त भी मेरा बेटा आएगा ले जाने के लिए, मुझे तो ले मैं जाए। तैयार हूँ। बस इतनी दिन इंतजार में खोई है। कितने दुख की बात है दोस्तों कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ बाप के बगैर जी नहीं सकता। माँ, और ख़ास तौर से माँ के बगैर जी नहीं सकता। माँ हर लम्हे उसका ख्याल रखती है और उसी माँ को हम भूल जाते हैं। दोस्तों, हमारे साथ देवरे पाटिल जी भी हैं आज, जो कल्याण में एक ओल्ड एज होम चलाते हैं, मातोश्री। आप इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके क्या अनुभव रहे हैं? ऐसा समाज का ऐसा चित्र मैंने देखा है कि जो मैं मेरे ख्वाब में भी नहीं सोच सकता हूँ कि ऐसा अपना समाज है। तो इतने साल में ऐसे कई मौके आते हैं सर, कई बच्चा रेलवे स्टेशन पे छोड़ के गया और टैक्सी करने के लेके गया, अभी तक नहीं आया सर। टैक्सी लाने गया, उनको वहां छोड़ दिया, वापस कभी आया नहीं। हॉस्पिटल के ओपीडी में माँ को रख के जाते, माँ मैं केस पेपर निकाल के लाता हूँ, और कभी नहीं आता है। और ऐसे माँ बाप करते 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 कभी गुजर जाते हैं सर, और हम बुलाते भाई इसका कोई रिलेटिव है, कोई है क्या, अंतिम जो संस्कार होते हैं अंतिम विधि के लिए फोन करके बोलते हैं वहां से। हम लोग तो कई बाहर गांव गए थे, अभी आए हैं, अभी तो नहीं होएगा, आप ही करवा के डालो। कम से कम 12 तो 13 लोगों को खुद जाके मैंने अंत्यविधि किया। बच्चे नहीं आए? बच्चे नहीं आए सर। मैंने कहीं सुना था कि तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में कुछ परिवार अपने बुजुर्गों से छुटकारा पा रहे हैं। असलियत में वो उनको मारने की योजना बनाते हैं। आपका मतलब है परिवार के लोग ही बुजुर्गों को मार रहे हैं? जी हाँ, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद विरुद्धनगर गई। मैंने वहाँ के लोगों से कहा कि मैं रिसर्च कर रही हूँ, गांव के बुजुर्गों से बातचीत करना चाहती हूँ, पुरानी परंपराओं के बारे में। बड़ी आसानी से लोग बता रहे थे, हमने अपनी माँ को मारा, मैंने अपने बाप को मार दिया। उनके लिए ये आम बात थी। लोग खुलेआम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जिस शब्द का ये प्रयोग करते हैं वो है तलई कूतल। तलई का मतलब है सर और तलई कूतल यानी नहलाना। अगर कोई कहे मैंने अपने पिताजी का तलई कूतल किया, मतलब मैंने उन्हें मार डाला। ये प्रथा उस इलाके में काफी प्रचलित है और बुजुर्ग को नहलाने के बाद खबर फैला दी जाती है कि तलई कूतल कर दिया, ताकि रिश्तेदार आने लगे। आजकल नई पीढ़ी क्या करती है, वो एक क्वैक यानी फर्जी डॉक्टर को पैसे देते हैं और वो जानलेवा इंजेक्शन लगा देता है। तो ये नया तरीका है, मतलब ये तलई कूतल का नया रूप है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? क्योंकि वो प्रॉपर्टी चाहते हैं उस इंसान की, या क्या वजह है? देखिए, ये सिर्फ गरीब या सिर्फ अमीर तबके में नहीं हो रहा है, समाज के हर हिस्से में ये प्रथा मौजूद है। आजकल लोग अपने बड़े बूढ़ों के मरने का इंतजार नहीं कर पाते। बूढ़ों पर वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। उनको उनकी देखभाल नहीं करनी है, बीमारी में उनका ख्याल रखना पड़ता है, नहीं करना चाहते। वो बुजुर्गों को बोझ समझते हैं। मैं एक क्वैक से मिली थी। ओह, you met a quack हाँ, also? दरअसल मैंने दिखाया कि मैं किसी की पोती हूँ। मैंने उससे कहा मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही हूँ और मेरे दादा मेरे लिए मुसीबत बन गए हैं। वो बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनका ख्याल रखना मेरे बस में नहीं है। मैं इस मुसीबत से आज़ादी चाहती हूँ। तो उसने मुझसे कहा वो मेरी मदद करेगी, वो जानलेवा इंजेक्शन लगा देगी। बुजुर्गों का सम्मान ये हमारे देश की एक परंपरा है जी, लेकिन जिंदगी इतनी ज़्यादा तेज़ रफ्तार हो गई है कि अक्सर तकरीबन सभी केसेस में एक परवाह होती है, एक दिल में चाहत होती है, लेकिन जिंदगी की डिमांड्स ऐसी होती जा रही हैं कि उस चाहत को पूरा नहीं कर पाते। कोई भी आदमी जो आज काम करता है, सुबह 8 बजे घर से निकलना होता है, तब उस समय आपको जल्दी है काम पे जाने की। जब आप 8 बजे आ रहे हैं तो एक पत्नी है, बच्चे हैं, बाकी जिम्मेदारियां हैं, स्वयं के लिए समय है, तो एक लगातार जद्दोजहद है, आपको करना ही है। तो माँ बाप के लिए समय रह कहाँ गया उसके पास। दूसरी चीज ये कि हमारे समाज में उम्र जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। जब हम आज़ाद हुए थे तो 30-32 साल के आसपास की एवरेज एज मानी जाती थी।
औसत एज आम भारतीय की उस वक्त सिर्फ 32 थी जी, बहुत कम थी। छोटी मोटी संख्या में कुछ लोग लंबा जी जाते थे, लेकिन आज 75-80 साल तक जीना बड़ी कॉमन सी बात है। तो अब जो आदमी 75 का हो गया, उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे वो कैसे तैयारी करेंगे। तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, तो जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझाइए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज़्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज्यादा से ज्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाएं, तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता, क्योंकि तो चुप ना रहें। रथ साहब ये कह रहे हैं कि चुप ना रहें। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं, सबको बताएं। तो आप सबको बताएं जी। रथ साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना भी प्यार करते किसी के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। बच्चे, किसी बहू, किसी पोते, किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो। क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है, तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए। अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर ना करें। जी, बिल्कुल सही कहा।